नमस्कार, जय श्री राम। आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार अवनीश सर प्रारब्ध से। सर, प्रणाम सर। नमस्कार अभिषेक जी, आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम जी। सर, एक फ़िल्म का गीत बहुत मशहूर हुआ था, मोहम्मद अजीज़ ने गाया था, मोहम्मद रफ़ी तू बड़ा याद आया। वो याद किया गया था अच्छे गीतों के लिए उनको। लेकिन रोहित वेमुला तू बड़ा याद आया, ये राहुल गांधी जिस प्रकार से हिमाचल में भी अब लेटर लिख चुके हैं और ये समाज को जिस तरफ अब राहुल गांधी लेके जाना चाहते हैं सर, मतलब ये हार का फ्रस्ट्रेशन है या किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री पद को पाने की लालसा में चाहे पूरी तरह से ये दूसरों को जो कहते हैं कि हम सांप्रदायिक राजनीति करने वालों के अगेंस्ट है और हम मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं। सर, ये कैसी मोहब्बत की दुकान है जहां पर बिल्कुल। एक अब्दुल ने अगर किसी हिंदू लड़की को स्पेशली अगर सवर्ण हिंदू लड़की को कहा प्रपोज और अगर वो अपोज कर देती है तो वो जाएगा एचओडी के पास और लगाएगा रोहित वेमुला एक्ट। आज तक तो हो रहा था हिंदुओं में जाती है, लेकिन इसमें मुसलमान भी इंक्लूड किए जाते हैं। यानी अब ये एक असल फॉर्मूला कह रहे हैं कि हाँ, हम 85% वर्सेस 15% करेंगे। कहां जा रहा है सर और कैसे देखते हैं सर इस पूरे प्रकरण को सर? बिल्कुल। सर, आपने 85 और 15 कहा। जरा इस अंकगणित को थोड़ा-सा और रिफाइन करते हैं। दरअसल 85 वर्सेस 15 नहीं, ये 94 वर्सेस 6 करने का इरादा है। हम्म। जरा दर्शकों को याद दिलाते हैं। रोहित वेमुला कहां से था? वो लड़का तेलंगाना का रहने वाला था। जी। की सरकार बनी साहब? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। मुख्यमंत्री हुए रेवंत रेड्डी और मई 2024 सरकार बनी 23 में कांग्रेस की और जी। तेलंगाना कांग्रेस की सरकार ने मई 2024 में रोहित वेमुला सुसाइड केस में रेवंत रेड्डी की सरकार ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई। जी। क्लोजर रिपोर्ट में था क्या? क्लोजर रिपोर्ट में पहली बात यह थी कि रोहित वेमुला किसी एसटी या एससी समुदाय से नहीं आता। रेवंत जी। रेड्डी की सरकार कांग्रेस की तेलंगाना ये क्लोजर रिपोर्ट में है मई 2024 में। दूसरा क्या कि केवल उसने अपनी पहचान चूंकि उसकी जाहिर हो गई थी और स्टूडेंट यूनियन से उसको खतरा था, इस डर से उसने आत्महत्या कर लिया। ठीक। रोहित वेमुला का तेलंगाना से कोई मतलब नहीं है। आपने अभी हिमाचल का जिक्र किया, बिल्कुल सही बात है। जिस रोहित वेमुला को खुद तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने एसटी एससी माना ही नहीं, उस रोहित वेमुला के नाम पर रोहित वेमुला एक्ट कर्नाटक की कांग्रेस सरकार लेके आ रही है। आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उससे पहले जो एक खतरनाक कानून कांग्रेस लाना चाहती थी इस देश के सारे हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए कि अगर देश में कहीं भी कोई कम्युनल वायलेंस होता है, कम्युनल वायलेंस एक्ट, तो उसमें बाय डिफॉल्ट दोषी हमेशा हमेशा के लिए हिंदू पाया जाएगा। ये वही एजेंडा है, वही खतरनाक एजेंडा है, लेकिन इस बार इसको कैंपस के थ्रू लाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। आपने अभी अपने इंट्रो में बताया कि कोई भी जाएगा, एक तरफा शिकायत, किसी भी तरह के किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं, किसी आधार की जरूरत नहीं। जिस तरीके से मैं कोई रेसिज्म नहीं बतिया रहा हूं, लेकिन उदाहरण देने के लिए मैं सामने रख रहा हूं कि जिस तरीके से महिला अधिकारों के लिए जो कानून बने हुए हैं उसमें क्या है कि यदि कोई महिला अगर जाके केवल सिंपली शिकायत दर्ज करा दे तो दैट इज एनफ और पुलिस उसको इनिशिएट कर लेती है, एक्शन इनिशिएट हो जाता है। सेम यही काम ये यहां कर रहे हैं। आप जरा कल्पना करिए कि कांग्रेस किस एजेंडे पर जा रही है और राहुल गांधी का अपने 85 बनाम 15 कहा। ये सीधे सीधे सवर्ण कितने हैं भाई? मैं कहता हूं सवर्ण कितने बचे हैं और कितने बचे होंगे? तो सवाल ये होता है कि राहुल गांधी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, बहुत साफ एजेंडे पे काम वो कर रहे हैं। और आपने एक बात कही कि क्या ये हार का फ्रस्ट्रेशन है। देखिए, राहुल गांधी और उनकी पूरी मंडली, उनके पूरे इकोसिस्टम ने ये स्वीकार कर लिया है और आधारों के
बेसिस पर यह स्वीकार किया है 2014, 2019, 2024 कि वो कम से कम चुनाव में नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते। ये स्वीकार कर लिया है, पूरे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। इसमें अब कांग्रेसी भी मानते हैं कि भाई इलेक्शन में नहीं हरा सकते। अब जब आप इलेक्शन में नहीं हरा सकते तो जरा याद कीजिए राहुल गांधी ने ये क्यों कहा था जब शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में गई थी कि बांग्लादेश जैसा माहौल भारत में भी हो सकता है, और तमाम कांग्रेसी इकोसिस्टम ने पीएम हाउस की तरफ इशारा करके ये कहा था। क्यों? शेख हसीना की सरकार भी लगातार निर्वाचित होकर आ रही थी और जब अपदस्थ हुई हैं उस समय भी उनके पास भारी मैंडेट था, हैवी मैंडेट था। हैवी मैंडेट वाली सरकार को अगर आपको गिराना है किसी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय साजिश के साथ तो आप बांग्लादेश का उदाहरण देखिए। बांग्लादेश में किस तरीके से उनके पूरे इलेक्शन को ही ये कह दिया गया कि ये रिगिंग के थ्रू इन्होंने जीत दर्ज की है। ठीक यही प्रयास राहुल गांधी का भी भारत में है, लगातार करने का है। 2014 से 2019 के टर्म में जितने खतरनाक कांग्रेसी इकोसिस्टम आपको दिखाई देता था ना, उसकी इंटेंसिटी लगातार बढ़ती गई। एक आम धारणा है कि इलेक्शन हार रहे हैं, सरकार नहीं बन पा रही है, ये एक ऐसे राजनीतिक राजवंश के शिखर पुरुष हैं कि ये जन्मना अधिकार समझते हैं, इनके यहाँ पीएम इन वेटिंग नहीं होता, यहाँ पीएम बाई बर्थ होता है। तो एक आम धारणा अभिषेक जी यही थी या यही रहती है सामान्य लोगों की कि इलेक्शन हार रहे हैं, सरकार नहीं बन रही है, अपोजिशन में लगातार हैं, सत्ता से बाहर हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेशन। नहीं, राहुल गांधी ये अच्छी तरीके से जान गए थे कि कम से कम इस जन्म में, और मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, कम से कम इस राजनीतिक जन्म में, ईश्वर उनको दीर्घायु करे, लेकिन कम से कम इस राजनीतिक जन्म में वो नरेंद्र मोदी से इलेक्शन नहीं जीत सकते, इलेक्शन में नहीं हरा सकते। अब रास्ते बचते क्या हैं? बांग्लादेश दोहराने की कोशिश करो, हिंदुओं को बांटने की कोशिश करो, और एक चीज और, मैं हमेशा तमाम नकारात्मकता में से कुछ सकारात्मक मोतियां रखने का प्रयास करता हूं अपनी झोली में, क्योंकि नकारात्मकता यत्र तत्र सर्वत्र है। अभिषेक जी, आप स्पष्ट रूप से देखिए कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये प्रधानमंत्री ने कहा, ये बैक किया प्रधानमंत्री ने। उससे पहले योगी आदित्यनाथ जो 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे। जब रोहित वेमुला जैसी गंदी पॉलिटिक्स उसके नाम पर, उस निर्दोष लड़के के नाम पर, हम लोग उस समय सोशल मीडिया पर एक्टिव हुआ करते थे और इस स्टोरी को खूब अच्छी तरीके से सोशल मीडिया पर फॉलो किया गया, और उस समय ही ये स्पष्ट था कि ये आंतरिक गुटबाजी और गिरोहबाजी की वजह से उस बच्चे ने आत्महत्या की थी। लेकिन जिस तरीके से दलितों के अंदर बांटने का प्रयास, हिंदुओं के अंदर विभाजन का प्रयास, इसका मतलब ये है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये धरातल पर रसायन काम कर रहा है, और जब धरातल पर ये रसायन काम कर रहा है तो उसके काउंटर में इस तरह की विघटनकारी एक्टिविटीज कांग्रेस की और राहुल गांधी की लगातार बढ़ती जा रही है। और एक चीज और कह के मैं अपनी बात अभी रोकूंगा। देखिए, हम लोगों की भी कुछ गलतियां हैं, और खास तौर से हम लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, बात करते हैं, हम लोगों की बड़ी गलतियां हैं। मैं फर्जी तरीके से इस देश के लोकतंत्र का चौथा खंभा जिसको कहा जाता है सो कॉल्ड मीडिया, मैं उसको अभी दोष नहीं देता हूं। ये एक फ्रॉड है, चौथा खंभा कुछ नहीं है। हमारा लोकतंत्र 3 ही खंभे पर टिका हुआ है। ट्रायंगल झोपड़ी है हमारी, 3 कोना, वो 4 कोना नहीं है। चौथा तो जबरदस्ती घुसेड़ा है कलम, वो कहीं नहीं है संविधान में। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये 3 नहीं है। कोई पत्रकारिता उसमें, जर्नलिज्म नहीं है। लेकिन मैं उनसे उम्मीद नहीं करता, उनको वो तो गिरोहबाजी करते ही हैं। लेकिन हम लोगों की एक बहुत कमी है, हम लोग कहते हैं कांग्रेस, स्थापित मीडिया तो ये कहता ही है ग्रेट ओल्ड पार्टी। अरे काहे की ग्रेट ओल्ड पार्टी भाई, ये बताओ जरा। ये आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस है क्या? नहीं है। ये आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस, उसके बाद ये नेहरू की कांग्रेस, नेहरू के बाद ये इंदिरा की कांग्रेस आई। मैंने अपनी याद में गाय और बछड़ा चुनाव निशान से हाथ का पंजा देखा है। जब ये कांग्रेस आई का मतलब कांग्रेस इंदिरा बनी, और सोनिया गांधी की एंट्री के बाद ये कांग्रेस आई से फिर वापस इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई। तो ये 90 के दशक की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से भी उम्र में छोटी पार्टी। कांग्रेस, ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है। तो एक गलती हमें लग रहा है कि हम लोगों को भी सुधारना चाहिए। 4 दिन की वेटिकन वालों की पार्टी है, ये सोनिया गांधी और कांग्रेस की राहुल गांधी की पार्टी है।
और यह केवल और केवल इस देश में सोनिया गांधी के जो विघटनकारी राजनीति है उसको ऑन करती है और उसको प्रमोट करती है। तो अगर कोई गलती से भी इसे नेहरू और गांधी और पटेल और फलाने वाली कांग्रेस समझता है तो नहीं भाई, ये बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपने उसी एजेंडे को लेके चलेंगे। और एक बात और, सबसे जो संतोष की बात है ना अभिषेक जी, कि हम इनकी परतें उधेड़ते रहें। 365 दिन में 368 वीडियो बना बना के और कहते रहें कि कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस वैसी है। लोग कहेंगे तो इससे होगा क्या? एक निराशा में देखता हूं राष्ट्रवादियों में भी, तो साहब इनका कुछ हो नहीं सकता, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए, 2014 से लगातार ये करने की कोशिश कर तो रहे हैं, कुछ हो रहा है इनसे? चलिए इनका कुछ नहीं होगा, इनका क्या नहीं हो रहा है? 2014 में सत्ता से बाहर हुए, 2019 में सत्ता से बाहर हुए, 2024 में फिर सत्ता से बाहर हुए, 2029 में भी कोई स्कोप दिखाई नहीं दे रहा है। राज्य हारते चले जा रहे हैं, क्रेडिबिलिटी हारते चले जा रहे हैं। पार्टी के अंदर कितने घोड़े, कितने डांस वाले घोड़े, कितने शादी वाले घोड़े, कितने बारात वाले घोड़े, वो हारते चले जा रहे हैं। तो न कांग्रेस बच रही है, न कांग्रेस के अंदर कांग्रेसी बच रहे हैं, न कांग्रेस की कोई नीति बच रही है। उसकी वजह यह है कि हमें जनता को बार बार ये बताना होगा कि साहब इसे आप गांधी और नेहरू वाली कम से कम इंडियन नेशनल कांग्रेस मत समझिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये नहीं है। ये उससे तब्दील होके नेहरू की पर्सनल निजी जागीर बनी, उसके बाद इंदिरा की खानदानी सामान बनी, मशीन बनी, और उसके बाद सोनिया गांधी के वेटिकन एजेंडे वाली पार्टी बनी। इसलिए इसका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। एक संतोष की बात यह है कि इनके हाथ अभी भी खाली हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि 2014 में इस देश में केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं हुआ, 2014 से इस देश में एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है, और जिसका नतीजा है कि इनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इनका सब कुछ हो रहा है। और किससे? 2 उंगलियों से। जनता साल में 5 साल में एक बार जाती है, एक पर लोकतंत्र की स्याही लगाती है और दूसरे से बटन दबाती है, आवाज आती है टी, उसके बाद इनके 5 साल मुहर्रम, नौहाखानी, मरसिया ये चलते रहते हैं। जी सर, आप न जाने कई दशकों से जब पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन का दौर देखा कि ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव थे, सोनिया गांधी के पहले एक ओबीसी सचिव प्रदेश अध्यक्ष थे, सॉरी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के। किस प्रकार से उनको सीताराम केसरी को लात मार के भगाया गया। राहुल गांधी आज जातियों में आ रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ, ठीक है मीडिया अपने आप को एक पिलर घुसा के बात करता है, लेकिन इस देश में मीडिया कांग्रेस से और राहुल गांधी से ये पूछने की हिम्मत क्यों नहीं करता कि एक मात्र ओबीसी जब तुमने अध्यक्ष बनाया था, सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए जिस प्रकार से अपमानित किया, उस वक्त ये तुम्हारा सोशल इंजीनियरिंग कहाँ था? अभिषेक जी, गोदी मीडिया। नहीं, वो तो हम हैं। वो कौन सी नहीं मीडिया? नहीं, मैं इसीलिए चुप हो गया ये कहने के बाद, गोदी मीडिया। अच्छा ठीक है, हम गोदी दरअसल मीडिया। असली गोदी मीडिया की पहचान नहीं हुई। और सबसे पहले गोदी मीडिया किसने शब्द जाना कायदे से, जो आज प्रचलित है, जिस नए संदर्भ में, नाम मत लीजिए, ठीक है, नहीं नहीं, सब मैं लोग नाम नहीं जानते हैं लूंगा, किसने जन्मा। आवाज आ रही है। सवाल यह है कि जब एक बच्चे, आपने एक ह्यूमन साइकोलॉजी में देखा होगा, घर का जो पहला बच्चा होता है, चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो चाहे वो मेल चाइल्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन जैसे ही दूसरा बालक आता है तो पहला बड़ा वाला बालक जो है ना, वो थोड़ा असहज हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, उसकी गोदी छिन जाती है। सवाल ये हुआ कि इस देश में मीडिया के बारे में गोदी मीडिया का शब्द चलन में लाया गया 2014 के बाद। दरअसल ये कांग्रेस की गोदी से गोदी विहीन हुई वो जमात थी, जिसको लगा कि अरे हम तो गोदी के आदती हैं और हमारी गोदी छीनी जा चुकी है। तो गोदी मीडिया से आप ये उम्मीद ही नहीं कर सकते। और कम्युनिस्टों का एक एजेंडा है जो बड़ा प्रचलित है, बड़ा कारगर है। मैं अपने कामरेड मित्रों से कहता हूं कि यार ये बड़ा तुम लोगों का बड़ा सही तरीका है। दरअसल भारत में कम्युनिस्ट अगर देखिए, कम्युनिज्म अगर वामपंथ देखिए, तो भारत के संदर्भ में ये भी एक महानतम फ्रॉड है। महानतम फ्रॉड कैसे है?
आप जरा फ्रेंच रेवोल्यूशन में चले जाइए, जिन्होंने राजा से विद्रोह किया वो वाम में बैठे और जो राजा के साथ थे वो राइट बैठे, यही तो हुआ। हम्म, आप यही मुझे हुआ। ये बताइए 1947 में पंडित नेहरू की सत्ता भारत में आती है। भारत की नेहरू की सत्ता यानी कांग्रेस की सत्ता के साथ हमेशा लिविंग रिलेशनशिप रखने वाले कौन? इस देश के सो वाह। कॉल्ड अपने आप को कम्युनिस्ट कहने वाले। हम्म। इसलिए मैं भारत के राष्ट्रवाद को भारत के संदर्भ में जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाला मानता हूं। दरअसल भारत का राष्ट्रवाद यहाँ का वामपंथ है। अगर आप उस वामपंथ से, उस लेफ्ट से अगर उठाइएगा, जो हमेशा विपक्ष में रहा, जो हमेशा सत्ता के सामने खड़ा रहा, तो ये इसी तरीके से ये गोदी मीडिया शब्द भी घुसाया गया। वो कभी नहीं पूछेंगे, वो क्यों पूछेंगे उनसे? आप ये बताइए वो क्यों पूछेंगे? लेकिन चलिए, हम्म। दोषारोपण छोड़ देते हैं। इसमें भी मैं एक संतोष खोज के बैठता हूं। क्या करिएगा, पॉजिटिव आदमी हूं, पॉजिटिविटी खोजता रहता हूं। जाति गिनेंगे, जाति गिनेंगे, पहले क्या होता था इनका नरेटिव? आप देखिए नरेंद्र मोदी किस तरीके से इनको अपनी पिच पर ले आते हैं और उसके बाद फिर चौका छक्का जड़ते हैं कस कस के। कैसे? कागज नहीं दिखाऊंगा, मैं कागज नहीं दिखाऊंगा। ठीक, कागज नहीं दिखाऊंगा का समर्थन वाली राजनीति करने वाले राहुल गांधी कहां आने पर मजबूर हुए? जाति जाति बताओ। जाति। हम्म। ये नरेंद्र मोदी ने किया और जब सब कुछ इनके मुंह से कहलवा लिया तो अब सरकार खुद घोषणा करके बैठ गई है कि आओ जाति गिने, आओ। हम्म। तो सवाल ये होता है कि आप ये बताइए, कास्ट सेंसस का पिछली बार कब आपने राहुल गांधी के मुंह से कुछ सुना? समस्या ये है कि राहुल 2014 से अनूठा हथियार जिसे समझ के ले आते हैं वो उन्हीं के ऊपर बाउंस बैक कर जाता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री को मैं कोट कर रहा हूं, प्रधानमंत्री ने भरे सदन कहा था कि आपको कम से कम नरेंद्र मोदी की राजनीतिक समझ पर शंका नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, हम्म। राहुल, अब मतलब ये तो सोशल मीडिया का दौर है। मैं देखता हूं कि चाहे वो एक्स हो चाहे फेसबुक हो, घर में आधी रोटी बनाने और दीवार का सहारा लेके तौलिया बदलने वाले सलाहियत के जो लोग हैं वो भी नरेंद्र मोदी को सुबह दोपहर शाम रात को सोते समय होम्योपैथी दवा की तरह राजनीति सिखाते हैं। लेकिन मैं पिछली बातचीत में मैंने यही कहा ना कि 2014 से इनका कुछ नहीं हो रहा है लेकिन इनका सब कुछ हो रहा है। आप इनकी राजनीति कहां जाके ठहर रही है आप ये देखिए। आज ये जातियों में विभाजन पर क्यों उतारू हैं, जबकि नरेंद्र मोदी तो जाति गिनवा रहे हैं, गिनवा लेंगे, समय आएगा और वो जो डेटा आएगा उसका वो बहुत सकारात्मक इस्तेमाल भी कर लेंगे, ये भी सुन लीजिए। इसमें कोई और संदेह ये नहीं। अच्छी तरह से पता है। तो नरेंद्र मोदी को जैसे व्यक्ति को जो कि काम करता है, जो कि सबका साथ सबका विकास, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरी डेवलपमेंटल स्कीम्स, तो उसके लिए तो डेटा, उस आदमी के लिए भाई जो काम कर रहा है उसके लिए तो डेटा शानदार डेटा है भाई। और जाति आधारित अगर डेटा आ जाए, आहा हा, क्या बात है फिर तो कुल मिला के ये है कि विघटनकारी राजनीति, ये आज की सोनिया कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस कहते थे ना, आज हम्म। सोनिया कांग्रेस के डीएनए में है और उसी के वाहक हैं राहुल गांधी। सोनिया कांग्रेस को इसके अलावा और कोई राजनीति नहीं आती। राहुल के डीएनए में भी यही राजनीति है, इसलिए राहुल को विघटनकारी राजनीति के अलावा और कुछ आता ही नहीं। वो बेचारा क्या करे, वो किताब ही एक ही पढ़ा है, एक ही सिलेबस है अगले के पास। नहीं, मैं समझ रहा हूँ ये सिलेबस कहाँ से आ रहा है। इस सिलेबस के मास्टर बिहार में एक बैठे हुए हैं, 90 के दशक में उन्होंने वो पूरा समीकरण साधा था। और चूंकि मैं उस वक्त ग्रोन अप किड था और मैंने वो बहुत करीब से देखा है 90 के दशक को सर, बिहार में। तो अब क्या है ना कि उसमें फिर सिर्फ जाति पे नहीं हो जाता, वो पूरी सभ्यता संस्कृति का आमूल चूल परिवर्तन होता है, विध्वंस होता है, विनाश होता है। और उसके बाद सिर्फ एक तरफ का पलायन नहीं होता, संपूर्ण पलायन, बर्बादी सब होती है। और आज जो बिहार जिस स्थिति में, उसका वही कारण है। आज संजय निरुपम जी ने बड़ा एक शानदार ट्वीट किया और राहुल गांधी की जो राजनीति है उसके संदर्भ में बड़ा फिट बैठता है। बांग्लादेश की सरकार ने मशहूर फिल्मकार सत्यजीत रे का पुश्तैनी घर तोड़ के गिरा दिया। रे मूलतः बांग्लादेशी थे। अब ये जो छिछोरापन है, अब आप देखिए सर, पाकिस्तान में भी राज कपूर और दिलीप कुमार के पुश्तैनी घर थे, लेकिन उन्होंने उस हद तक जाकर के वो नहीं तोड़ा। लेकिन यहां जो बांग्लादेश वाला, क्योंकि अच्छा, मैं बार बार कहता हूं,
कि बीइंग अ बिहारी मैं हर एक आदमी से ये प्रश्न पूछता हूं कि आप मुझे कम से कम ये बताइए कि बांग्लादेशी मुसलमान, बंगाल के मुसलमान, बिहार के मुसलमान और उड़ीसा के मुसलमान में क्या अंतर है? उत्तर में आप यही बोलेंगे कि नहीं भाई, आखिर में कोई अंतर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1906 के पहले ये बंगाल प्रेसिडेंसी सब कुछ था, बंगाल का हिस्सा था। और मैंने वो सीमांचल में वो प्रभाव देखा। अभी चुनाव आयोग जब ये कर रहा है तो बहुत रोना मच रहा है बिहार के अंदर भी, हम देख रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारे अपने रिश्तेदार संभवतः उठा के बाहर फेंके जा सकते हैं। सर, आपने इतने वर्षों में पत्रकारिता देखी है, क्या ये चुनाव आयोग का पहली बार एक्सरसाइज हो रहा है? क्या राहुल गांधी एक अबोध बालक हैं जो 2014 के बाद जन्म लिए हैं, या उसके पहले भी उनका कोई अस्तित्व था? अभिषेक जी, देखिए, मैंने कहा ना कि राहुल गांधी लगातार असफल जरूर हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पप्पू नहीं है। संभवतः मैं अकेला वो व्यक्ति हूं जो राहुल गांधी को पप्पू कहने पर अच्छा खासा नाराज होता हूं। गलती से अगर मैंने कोई ट्वीट या कोई वो देख लिया तो मैं नीचे जाके कमेंट करता हूं कि नहीं, राहुल गांधी एक बेहद खतरनाक व्यक्ति, बेहद खतरनाक व्यक्ति, बेहद खतरनाक। मुझे 18वीं लोकसभा में जब प्रधानमंत्री ने बालक बुद्धि कहा तो मुझे असहमति हुई प्रधानमंत्री जी पर। मेरा वश नहीं तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहता कि अरे सर, आप जिसे बालक बुद्धि कह रहे हैं वो बालक बुद्धि नहीं है, डिस्ट्रॉयर है। वो बहुत खतरनाक व्यक्ति है, इज अ डिस्ट्रॉयर, नो डाउट। वो तेजाबी लड़का है, वो तेजाबी अधेड़ है। सॉरी, मेरी भी आदत गंदी है, लड़का कह दिया अगले को। देखिए, राहुल के साथ एक दिक्कत है। राहुल के साथ दिक्कत यह है कि राहुल ये भली भांति जानते हैं कि इस देश में अगर मैं सकारात्मक राजनीति की कोई बात करूं तो वो बाय नहीं किया जाएगा, क्योंकि फिर वो नरेंद्र मोदी की पिच पे खेलेंगे। अब राहुल गांधी के पास एक आसरा क्या बचा हुआ है? ऐसे वोट जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं उनको किसी तरीके से बैग आउट किया जाए। और एक ऐतिहासिक, आपने अभी सीमांचल, मैं तो रहा हूं, मैंने असम में कुछ साल अपने जीवन के बिताए हैं, वो मेरा रास्ता रहा है, वो 3 बीघा गलियारा मैंने जिया है। मैं बीनापुल बॉर्डर से बाई रोड में बांग्लादेश कई यात्राएं की है मैंने, वो सारी जगहें मैंने देखी हैं। और आपको एक चीज मैं बताऊं, हमारी त्रासदी ये रही कि जिन्होंने पाकिस्तान मांगा वो यहां रह गए। बिहार और उत्तर प्रदेश के वो मुसलमान आजादी के पहले, सो कॉल्ड आजादी के पहले, मुस्लिम लीग कहां कहां जीती, जरा इसका सजरा उठा के देख लीजिए। और किसके खिलाफ जीती? कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ जीती। मुझे याद आता है राही मासूम रजा का, जो कि जिन्होंने महाभारत की स्क्रिप्ट लिखी, स्वर्गीय राही मासूम रजा साहब का एक नावल है आधा गांव। आधा गांव नावल उन्होंने अपने गांव का प्लॉट लिया है, जो गाजीपुर जिले में गंगोपुर गांव, उनका अपना गांव। और वहां उन्होंने उस पूरी नावल को आप पढ़िए तो वो बंटवारा जिस समय हो रहा था उसी की पृष्ठभूमि और उसी समय काल का जिक्र करता है। उसमें एक कैरेक्टर है जुम्मन। मैं थोड़ा सा हारमोनियम बजा रहा हूं, लेकिन बड़ा जरूरी है हारमोनियम बजाना। उसमें एक कैरेक्टर है अभिषेक जी, जुम्मन। जुम्मन का एक लड़का है, जुम्मन अपने दरवाजे पे बैठा हुआ है। जुम्मन का लड़का अचानक झूमते हुए आता है। आपके दर्शकों को भी याद आएगा, ये नारा तो कुछ नया नया है, हम लड़के लेंगे आजादी, अरे हमें चाहिए आजादी। दर्शकों याद कीजिए, अभी हाल फिलहाल में भी सुना होगा कुछ सालों पहले। तो वो आता है अचानक, जुम्मन अपने बरामदे में बैठा, वो रोक लेता है और फिर गाजीपुर वाली लैंग्वेज में पूछता है कि यहाँ कौन देगा आजादी, कैसे लेबे आजादी, कहां मिलेगी आजादी, कहां मिली है आजादी? तो वो कहता है ऐसा है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कुछ साहिबान आए हैं। तो बोला अच्छा, वही जो शेरवानी पहन के घूम रहे हैं लौंडे, जो चबूतरे बैठे हैं गांव के? बोले हाँ हाँ। तो बोला उन्होंने कहा है कि कायदे आजम जिन्ना दिलाएंगे आजादी। तो बोले अच्छा। फिर वो एक सवाल पूछता है अपने लड़के से, कहता है भाई ये बता, बाप दादा दफन हिया, जो महाजन हमका उधार देते तो उनके दुकान यहाँ, जौने से हम जवानी में इश्क लड़ाए रहे ऊ झुमिया बेयाही यहाँ, हम का करे जाइबे बे तोरे पाकिस्तान, हमका वहां कौन पूछेगा बे तोरे पाकिस्तान में? और फिर वो कहता है कि हमारे गंगोपुर है पाकिस्तान में। तो वो कहता है कि नहीं, वो शेरवानी वाले लड़कों ने बताया है कि उनका अलीगढ़ तो जरूर जाएगा पाकिस्तान में।
यहां मैं जो वो बात कह रहा था कि प्री इंडिपेंडेंस जो इलेक्शन कराए थे ब्रिटिश इंडिया के दौरान, उसमें यूपी बिहार के वो सारे मुसलमान जिन्होंने कांग्रेस के जगह मुस्लिम लीग को जिताया था, वो सब के सब यहीं रह गए। चुनिंदा कुछ उसमें से गए तो मुहाजिर हैं। बांग्लादेश में जो बचे रह गए, जो गए, वो बिहारी हैं। आज भी वहां कई ऐसे कस्बे हैं जो बिहारी डोमिनेंट इलाके हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं। तो दरअसल पाकिस्तानी माइंडसेट तो यही रह गया और पाकिस्तान बन गया दूसरी जगहों पर जहां के लोग पाकिस्तान कभी मांगा ही नहीं उन्होंने। राहुल गांधी उसी पाकिस्तानी माइंडसेट को कैपिटलाइज कर रहे हैं और इसीलिए मैं बताऊं आपको, बिहार इलेक्शन में मजबूरी का मामला जरूर है। मैं मतलब ये मान ही रहा हूं कि आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस होगा, साथ ही लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि हाँ कांग्रेस की बिल्कुल। मजबूरी है। उत्तर प्रदेश में भी मैं आपको बताऊं 27 का विधानसभा, मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस और अखिलेश यादव मिलकर लड़ने वाले हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि कोई संदेह कांग्रेस नहीं। लंबे एजेंडे पे काम कर रही है। राहुल गांधी को कहीं का मुख्यमंत्री नहीं बनना है अखिलेश और तेजस्वी की तरह। राहुल गांधी बाय बर्थ प्राइम मिनिस्टर अपने आप को समझते हैं, तो उनकी एक लंबी राजनीति है और यह मुसलमान वोटों को अपने पीछे ठीक से चलाने की एक बार फिर कोशिश है, क्योंकि राहुल को अब ये मैथमेटिक्स समझाया गया है कि आप अगर अपने पुराने वोट बैंक पे वापस आ जाते हैं, दलितों के थोड़े टॉप अप आपको मिल जाता है, तो कुछ भूले भटके डिवाइडर पर खड़े ऐसे लोग जो सत्ता विरोधी लहर के साथ जाते हैं, अगर वो आ गए तो राहुल आपका काम बन सकता है। तो राहुल उस पर काम कर रहे हैं। मुसलमानों को वो सीधे सीधे मैसेज दे रहे हैं कि आजा मेरी गाड़ी पे बैठ जाए, ये अलग बात है। और अच्छा, एक पॉजिटिव उनके लिए भी है, मुसलमान भी अब थक गया है। 2014, 2019, 2024 इस देश में कम से कम नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम वोट बैंक को न्यूट्रलाइज कर दिया है। उनके न चाहने से कोई सरकार न बने, इस मिथक को तोड़ दिया है नरेंद्र मोदी की राजनीति ने 2024 से 24 तक। तो इसलिए वो भी निराश है। वो भी ये देख रहा है कि आरजेडी को हमने बिहार में दिया, हमने ममता को बंगाल में दिया, हमने अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हम नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर नहीं पाए। राष्ट्रवादी सत्ता बाहर हो नहीं रही है और ये प्रो नेशनलिस्ट सत्ताएं जो हैं वो प्रदेशों से भी बाहर हो नहीं रही हैं। तो उनको भी अब याद आ रही है कि हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, आओ मिलजुल के इस गम को मार डालें। तो वो भी अब देख रहे हैं कि भैया देखो, नेशन वाइड अगर हम कांग्रेस के पास वापस चले जाएं तो बाकी यहीं पर दलित एजेंडा हो, चाहे हिंदुओं को बांटने का एजेंडा हो, राहुल गांधी मुसलमान प्लस उस टॉपअप की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए आपको बिल्कुल। ये सीरीज लगातार दिखाई देगी। राहुल गांधी विघटनकारी राजनीति जरूर कर रहे हैं, लेकिन देश का विघटन और समाज का विघटन वो करने में असफल रहे हैं। वो अपने विघटनकारी राजनीति, अपने वोट बैंक जो विघटित हो गया है उसको संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। भला ये है कि राहुल पूरा जोर लगा रहे हैं, असफलता उनके कदम चूम रही है। राहुल अपने विघटनकारी एजेंडे को अपनी वोट बैंक साधने के लिए चला जरूर सकते हैं, लेकिन उन्हें कम से कम देश की राजनीति में कुछ हासिल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये बड़े संतोष की बात है। तो मैं बिहार के संदर्भ में थोड़ा-सा कंक्लूड कर दूँ सर आपकी आज्ञा से। बहुत अरे अच्छी सर, बात है बिल्कुल। कि कर्नाटक, हिमाचल और ये सब में पहले कर दिया और बिहार का चुनाव आने वाला है। इससे किसी समाज में मैसेज जाए ना जाए, एक सवर्ण समाज जो ज़रूर प्रशांत किशोर और बदलाव-बदलाव चिल्ला रहा था, उसे बहुत जल्दी समझ में आएगा कि अगर गलती से संपूर्ण रूप से बिहार में राजद और कांग्रेस वाली अलायंस, क्योंकि अगर आप पीके की तरफ शिफ्ट होते हैं और आपके इस भूल के कारण, क्योंकि पश्चाताप करने का हिंदुओं का स्वभाव कोई ऐसा नहीं है कि 2004 के बाद वाला ही है। वो 2024 के बाद भी आपने हरियाणा और महाराष्ट्र में पश्चाताप वाला वोट किया है, तो वो बिहार में अभी मौका बनाने की आवश्यकता नहीं है कि हम 2029 में पश्चाताप वाला वोट करेंगे। अभी पश्चाताप ना हो इसके लिए वोट करना शुरू कर दीजिए और ये आवश्यक है कि जैसे सर ने बोला कि लगातार 368 दिन जो सोशल मीडिया की क्रांति हुई है, उसका असर ज़रूर है। अवनीश सर, आप शो में आए उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत आभार। आपका आशीर्वाद यूँ ही बना रहे सर। दर्शकों से निवेदन है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब अभिषेक तिवारी शो एंड प्रारंभ। हम राष्ट्र की बात करते हैं और मैं बायस हूँ। मैंने कभी अपने आप को निष्पक्ष नहीं कहा और मुझसे आप निष्पक्षता की उम्मीद भी न रखें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम।